हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू दिस सेशन। सो अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की कि ग्राफ को देख के, एक सेकंड डिग्री के ग्राफ को देख के आप कैसे पता करोगे कि उसका शेप कैसा है। सबसे पहले अपने दिमाग में एक बात सेट करें कि सेकंड डिग्री का अगर आपको कोई भी ग्राफ मिल रहा है एक वेरिएबल में, कितने वेरिएबल में, एक वेरिएबल में अगर सेकंड डिग्री का ग्राफ आपको मिल रहा है या कर्व मिल रहा है आपको, इट हैज टू बी अ पैराबोला। वो पानी होल्ड करता हुआ पैराबोला है या पानी गिराता हुआ पैराबोला है, वो डिपेंड करेगा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के ऊपर। कोफिशिएंट वर्ड सुने हो? कोफिशिएंट, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोफिशिएंट, राइट? तो जनरल जो हम आज का डिस्कशन शुरू करेंगे वो ये है कि कोई भी इक्वेशन विच इज फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है? या फिर यू कैन ऑल्सो राइट इट एज y इज इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है? इस टाइप का, जिसको ऐसे भी लिखा जाता है, मैं इसका मतलब समझाऊंगा राइट टाइम पे, फिलहाल अभी सिर्फ नोट करो, fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आप में से कुछ लोग शायद जानते हो कि इसको बोला जाता है फंक्शन ऑफ x। अगर सुना है, नहीं सुना है तो घबराने की कोई बात नहीं है, इट्स अ स्मॉल थिंग, वी विल टॉक अबाउट इट, ठीक है? सुना है तो बहुत अच्छा, नहीं सुना है तो और भी अच्छा, ठीक है? सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है क्या? दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। शायद आप लोगों ने पैराबोला भी, ये फिगर के बारे में भी आप ज्यादा नहीं जानते हो, चिंता ना करें। पैराबोला का जो आकार होता है वो इस टाइप का आकार होता है, इधर ऐसा या ऐसा। अगर हम y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेंगे तो इसका आकार ये केस 1 या केस 2, इन दोनों में से ही कुछ होगा, ठीक? अब मैं जो बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट वो सुन लो। इफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सुने ध्यान से, इफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर is positive, then it is a पानी होल्ड करता हुआ पैराबोला। सिंपल चीज बता रहा हूं, याद रहेगा। पानी होल्ड करता हुआ मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसा रहना है, राइट? सोच समझ के ये बनाया गया है, क्योंकि कोई बच्चा ऐसा भी तो बोल सकता है, सर पैराबोला तो ऐसे भी हो सकता है। सर बिल्कुल हो सकता है भाई, लेकिन ऐसे पैराबोला में पानी होल्ड नहीं होगा। यस और नो? इन दो पैराबोला में पानी होल्ड नहीं हो सकता। तो जब मैं बोल रहा हूं पानी होल्ड करने वाला पैराबोला, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये इसी फॉर्मेट में हो सकता है। तो पानी होल्ड इस फॉर्मेट में नहीं होगा। तो इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, देन इट इज अ पानी होल्ड करता हुआ पैराबोला। एंड इफ इट इज नेगेटिव, सब लोग लिखेंगे, दिस इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, देन इट इज अ पानी गिराता हुआ पैराबोला। देन इट इज अ पानी गिराता हुआ पैराबोला। ठीक है? देन इट इज अ पानी गिराता हुआ पैराबोला, ठीक है? ये पहली चीज है जो आपको ध्यान में रखना, ठीक है? अब मेरी बात सुने ध्यान से। बेसिकली आपको करना क्या है, आपको फिजिक्स में क्या जरूरत पड़ती है कि आपको ऐसा एक ग्राफ दे दिया जाएगा सेकंड डिग्री का, आपको सिर्फ इतना एनालिसिस करना है कि इसका जो ग्राफ है, ये ग्राफ कैसा होगा, पानी होल्ड करता हुआ पैराबोला होगा या पानी गिराता हुआ पैराबोला। कभी कभार ऐसा भी हमें काम आ जाता है कि बताइए इसका इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस के साथ कहाँ पे होगा, वाई एक्सिस के साथ कहाँ पे होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूं कि इसको, ये जो y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, दिस इज व्हाट इज दिस पैराबोला। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, एक सेकंड बिफोर आई गो देयर, कि यहाँ पे जितनी भी चीजें बात हुई है क्या आपको समझ में आई है? पानी होल्ड करता हुआ पैराबोला, पानी गिराता हुआ पैराबोला, कैसे समझेंगे? कोई भी इक्वेशन जो y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्मेट में है, कोई भी इक्वेशन जो y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्मेट में है, वो बेसिकली एक पैराबोला का इक्वेशन है।
पैराबोला पानी होल्ड करता हुआ हो सकता है या गिराता हुआ हो सकता है। बाकी के जो दो एग्जांपल दिए हुए वैसे भी पैराबोला एग्जिस्ट करते हैं, बट उनका जो फॉर्म होता है वो कुछ अलग फॉर्म का होता है। बट हमें जनरली यही फॉर्मेट में ही क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस फिजिक्स के जहां पे भी इसका यूसेज होगा हमें इसी फॉर्मेट में से देखने को मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम टाइम। ठीक है, कुछ समय वो भी लगेगा, हम उसके बारे में उस टाइम पे बात करेंगे। वो एक जनरल केस नहीं है, तो वो एक स्पेशल केस होगा, तो हम उस टाइम पे उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आपको अपने दिमाग में क्या सेट करना है कि y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सुने ध्यान से, ठीक है। क्या आप इसका मतलब समझते हो? इफ आई से y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सो दिस इज अ रिलेशन, पढ़ा हुआ है आपने। दिस इज अ रिलेशन इन x एंड y where x is independent variable। याद है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल? याद आ रहा है? where x is, yes, where x is an independent variable and y is a dependent variable। समझने वाली बात यह है कि आप इसको जब प्लॉट करोगे, प्लॉट करना समझते हो? आपने पढ़ा हुआ है प्लॉटिंग, कर्व प्लॉटिंग, ग्राफ प्लॉटिंग, स्ट्रेट लाइन प्लॉटिंग, ये सब आपने किया हुआ है, आपको याद है? पक्का याद होगा आपको। जब आप इसको प्लॉट करोगे ना, तो आपको ग्राफ इस टाइप की मिलेगी, या इस टाइप की मिलेगी, या इस टाइप की मिलेगी। सुने ध्यान से, या इस टाइप की मिलेगी। समझ में आ रहा है? इनमें से कोई भी वेरिएंट हो सकता है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। बट समझने वाली बात यह है, सुने, यस सर इन कोऑर्डिनेट, यस, सुने ध्यान से। बट समझने वाली बात यह है कि अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है अगर ये पॉजिटिव है, तो ये सब इसी फॉर्मेट के पैराबोला आएंगे। मतलब पानी होल्ड करते हुए पैराबोला आएंगे, ये सब पानी होल्ड करते हुए पैराबोला है। यस और नो? सिंपल सिंपल बातें कर रहा हूं यार, बहुत मैथमेटिकली बात करूंगा तो कोई फायदा नहीं है ना, आपको उतना समझ नहीं आएगा। क्या ये पानी होल्ड वाटर क्या है? पानी होल्ड करता हुआ पैराबोला है। यस और नो? हाँ सर। क्या सब लोग एग्री कर रहे हो? यस। तो अब सवाल है, सुने ध्यान से, अब सवाल है कि ये इनमें से किस टाइप का है। सपोज आई नेम इट एज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। तो आउट ऑफ ए बी सी डी विच इज आवर ग्राफ? हाउ वुड आई नो? ऑल दीज आर वाटर होल्ड करता हुआ पैराबोला, हाँ या ना? तो इसका जवाब कैसे आएगा? इसका जवाब आएगा, आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को 0 के बराबर करना है। 0 के बराबर करने का मतलब समझना, मतलब मैं y की वैल्यू 0 कर रहा हूं। y की वैल्यू 0 करने का मतलब क्या? मैं उन वैल्यूज ऑफ x में इंटरेस्टेड हूं जहां पे y 0 है। फिर से सुन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 करने का मतलब क्या हुआ? मैं उन वैल्यूज ऑफ x में इंटरेस्टेड हूं जहां y 0 है। तो अगर मैं उन वैल्यूज में इंटरेस्टेड हूं, सो आई एम इंटरेस्टेड इन, फील करना, अच्छी चीज बता रहा हूं, अगर मैथ्स में क्लैरिटी नहीं आई होगी तो अभी ले लो। मैं इन पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, मतलब मैं उन पॉइंट्स की बात कर रहा हूं जहां पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो जब मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को 0 करूंगा और इसे जब मैं सॉल्व करके x की वैल्यू निकालूंगा, सुनना ध्यान से, सॉल्व करके x की वैल्यू निकालूंगा, ये सब आपको बहुत यूज करना पड़ेगा फिजिक्स में। सॉल्व करके x की वैल्यू जब मैं निकालूंगा, ठीक है, तो x की मुझे कितनी वैल्यूज मिलेंगी? दो वैल्यूज मिलेंगे। देखो ये ग्राफ x एक्सिस को दो जगहों पे कट कर रहा है, दिख रहा है आपको? तो मुझे x की दो वैल्यूज मिलेंगे। तो ये x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, यू रिमेंबर। एक है फैक्टराइजेशन, जहां पे हम लोग जनरली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करते हैं, और दूसरा है
कौन बताएगा? देखता हूं कितने लोगों का एकदम मैट्रिक का पूरा प्रिपरेशन है मैथ्स का। दूसरा मेथड कौन सा मेथड है बोलो? याद है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? हाँ, अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यस, वेरी गुड। सो दूसरा मेथड जो है, जो मैं दो वैल्यूज निकालूंगा x1 x2, ये है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। दो वैल्यूज मिल जाते हैं मुझे। समझ में आ रहा है? तो यहां पे मैं बच्चों को छूट देता हूं फिजिक्स में कि आपको जो मन लगे, जो भी मेथड लगे, आपको अच्छा लगे वो यूज करो भाई, लेकिन दो रूट्स जो हैं या फिर दो वैल्यूज ऑफ एक्स निकाल लो जहां पे y की वैल्यू 0 है। अब ये जो दो वैल्यूज आपको मिलेंगे दैट वुड डिसाइड कि आपका ग्राफ कैसा होगा ABCD। अगर दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो आपका ग्राफ बी और ए में कुछ भी हो सकता है। अगर एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक वैल्यू नेगेटिव है रूट्स का, तो आपका ग्राफ कौन सा होगा बोलो? अगर एक वैल्यू पॉजिटिव है एक वैल्यू नेगेटिव है तो आपका ग्राफ कौन सा होगा ABCD में? यार छोटी छोटी बातें पूछ रहा हूँ, जवाब दो एकदम खटाखट खटाखट बोलो। सी और डी? नहीं, सोच के बोलो। सी और डी होगा या फिर उसमें से सिर्फ एक ही होगा? सी, बिल्कुल सी होगा सर। क्योंकि देखो, जहां पे एक जगह पे कट कर रहा है वो पॉजिटिव है और दूसरी जगह पे नेगेटिव है। क्या चमक रहा है? बीच में वाई एक्सिस आ गया ना, एक्स एक्सिस पूरा लाइन है। और अगर दोनों नेगेटिव है तो आपका ग्राफ डी आएगा। तो कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रूट्स दैट यू आर गेटिंग। जब आप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सॉल्व करते हो इक्वल टू 0 करके, सुने ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये आप रियलाइज नहीं करते हो नोइंगली अननोइंगली, लेकिन आपको फिजिक्स में इसका रियलाइजेशन होना जरूरी है। जब मैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 करता हूं तो मैं करता क्या हूं? मैं हर बार फिजिक्स के टर्म्स में बात कर रहा हूं। मैथ्स में आपको इतना सोचने की शायद जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिजिक्स में इसकी जरूरत है, इसका इंपॉर्टेंस है। आपको समझ में आएगा समय के साथ। जब मैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 करता हूं तो मैं उन x की वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड हूं जहां पे y 0 है। तो जहां पे y 0 है मतलब क्या? मतलब x एक्सिस में किस जगह पे ये कट करेगा, ये ग्राफ x एक्सिस को किस जगह पे कट करेगा? एक जगह पे, दो जगह पे? तो बिकॉज डिग्री 2 है तो दो जगह पे कट करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो ये है आपकी समझ, ठीक है? तो दिस इज व्हाट इज जनरली रिक्वायर्ड। तो आपको ये सेकंड डिग्री की ये समझ आपको प्रॉपर होनी चाहिए। और लास्ट क्लास में याद है मैंने आपको एक और तरीका बताया था कि ग्राफ में अगर कभी भी कंफ्यूजन हो, वैसे ये रूल याद है तो कंफ्यूजन होने का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कंफ्यूजन हो जाए, आप भूल रहे हो कि यार ए की वैल्यू पॉजिटिव होने पर ग्राफ पानी होल्ड करता था या ए की वैल्यू नेगेटिव होने पर होल्ड करता था, मान लो आपने भूल गया, आपको कंफ्यूजन हो गया, तो फिर मैंने आपको एक और तरीका बताया था जिससे आप निकाल सकते हो कि ग्राफ क्या है। याद है कि दो वैल्यूज के बीच का कोई एक वैल्यू ले लो और चेक कर लो उसमें y की वैल्यू क्या आ रही है। अगर y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो वो नीचे होके ऊपर जाएगा, और अगर y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो ऐसा जाएगा। क्या वो भी मेथड मैंने बता दिया था? तो दोनों मेथड आपके पास है, जो अच्छा लगे यूज करो एंड गेट योर वैल्यूज विच यू रिक्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या ये स्लाइड एकदम डन है? बढ़ जाऊं आगे? अच्छी चीज है ये, क्लियर है? आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस एंड 100% राइट। किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? बहुत बढ़िया। बढ़ू आगे? चलो अब देखो ध्यान से, फील करना। सो ये था क्वाड्रेटिक के ऊपर, ठीक है? जनरली क्वाड्रेटिक के ऊपर ही पूछा जाता है, क्यूबिक क्यूबिक आता नहीं, ठीक है? क्यूबिक क्यूबिक आता नहीं। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगा कि मान लो मैंने तुम्हें ऐसा कुछ दिया, सुनना ध्यान से, मान लो मैं तुम्हें एक एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा, वैसे ये आने के चांसेस कम है, ऐसा समझ लो कि थोड़ा सा जान के रख रहे हैं भाई, अच्छी चीज है, अच्छी, ठीक है? मान लो मैं बोलूं कि y की वैल्यू है x माइनस 3 x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5। मान लो ये वैल्यूज आ रहे हैं और आगे है 5, ये मेरा इक्वेशन है, y इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस, दिस माय। तो मुझे समझ में आता है कि भाई साहब जब मैं इसे एक्सपैंड करूंगा, व्हेन आई विल एक्सपैंड इट, फील करना, समझना बात हो, जब मैं इसे एक्सपैंड करूंगा तो आई विल गेट अ क्यूबिक इक्वेशन। वैसे फिजिक्स में क्यूबिक इक्वेशन की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं पड़ती है, बट यहाँ पे मुझे एक कॉन्सेप्ट ड्राइव इन करना है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है? फिजिक्स में इसकी जरूरत बहुत कम पड़ेगी कि क्यूबिक इक्वेशन के साथ आप डील कर रहे हो 12th स्टैंडर्ड के कोर्स में, 11th और 12th के कोर्स में, अंडर ग्रेजुएट कोर्स में नहीं पड़ती है जरूरत, बट यहाँ पे मुझे एक कॉन्सेप्ट ड्राइव इन करना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो सपोज मैंने अपना, मतलब ये ग्राफ कैसा दिखेगा ये मुझे चाहिए। अच्छा जी, आइए जी, तो मैंने अपने एक्सेसेस बना लिए, बहुत बढ़िया जी, मजा आया। ये y है, ये x है, बहुत बढ़िया, मस्त, सब सही चल रहा है। अब सबसे पहले मुझे चाहिए उन वैल्यूज,
वो वैल्यूज ऑफ एक्स में मैं इंटरेस्टेड हूँ जहां पे y 0 है। तो y को 0 कर दूंगा और x की वैल्यूज निकाल लूंगा। तो x के मेरे को 3 वैल्यूज मिलेंगे, 3, 5 और -2। तो -2 इधर आया, 3 इधर आया, 5 इधर आया। अब सवाल है मेरा ग्राफ कैसा होगा? सुनना, क्या मेरा ग्राफ ऐसा होगा या मेरा ग्राफ ऐसा होगा? फील करना, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ। और इसका आंसर जो मैंने आपको दूसरा तरीका सिखाया था वहीं से आपको मिलेगा, और किसी तरीके से नहीं मिलेगा। तो रेड और ब्लू में कौन सा मेरा ग्राफ है मुझे कैसे पता चलेगा? कैसे पता करोगे बोलो? बेसिक से जाओ, जो मैंने आपको सिखाया था कल। आप इनके बीच में 2 और 3 के बीच में कोई भी एक वैल्यू चूज करें और वहां पे देखिए y की वैल्यू क्या आ रही है। 3 और 5 के बीच में चूज करें, देखे क्या आ रही है। 5 के बियॉन्ड चूज करें, देखे क्या आ रही है। 2 से कम चूज करें, देखे क्या आ रही है। एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड विच वन विल बी योर ग्राफ। क्या चमका है एवरीवन? इट्स अ वेरी गुड पॉइंट दैट आई एम ड्राइविंग इन। गुड। तो कोई बोल रहा है ब्लू, आई डू नॉट नो, मैंने पता नहीं, मैंने ऐसे ही दे दिया है। आई विल सी व्हाट विल हैपन। क्या क्लैरिटी है? क्या आपको समझ में मैंने क्या बोला? लेट्स सी। सपोज मैं 2 और 3 के बीच में चेक करना चाहूँ, 2 और 3 के बीच में -2 और 3 के बीच में चेक करना है मुझे। तो -2 और 3 के बीच में 0 आता है। तो 0 अगर मैं पुट करूं तो आई विल गेट y एज y एट x इज इक्वल टू, कहां पे? x इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू -3 इंटू 2 इंटू -5। तो ये वैल्यू आ जाएगा 15, 75, 150 प्लस। मतलब यहाँ पे वैल्यू प्लस आ रही है। प्लस आ रही है मतलब पॉजिटिव y एक्सिस में आ रही है। तो पॉजिटिव y एक्सिस में ये रेड वाला ही है, ये नहीं आ रहा है। तो ब्लू मेरा हो ही नहीं सकता, रेड वाला ही मेरा आंसर आएगा। पर इसको फर्दर चेक करेंगे। 3 और 5 के बीच में एक पॉइंट बोलो, 4। तो y की वैल्यू अगर मैं 4 पे देखूं तो क्या आ रहा है? लेट्स सी। 5, 4 - 3 इज 1, 4 + 2 इज 6, 4 - 5 इज -1। ये वैल्यू आ रही है -30। माय गॉड, मतलब ये नीचे जाएगी बॉस। तो नीचे है क्या? हाँ, रेड वाला नीचे है भाई, 3 और 5 के बीच में। 5 के बियॉन्ड पे कोई वैल्यू पे चेक कर लो। सपोज आई वांट टू चेक इट एट x इज इक्वल टू 6। तो ये वैल्यू आ जाएगा 5, 6 - 3 इज 3, 6 + 2 इज 8, 6 - 5 इज 1। तो ये देखो ये पॉजिटिव आ रहा है। माय गॉड, मस्त मजा आया बॉस। तो ये पॉजिटिव आ रहा है। कितना आ रहा है? 15, 8, 120, 120 प्लस आ रहा है ये, प्लस 120। इज एवरीबडी विथ मी? सर इफ y ओनली हैव पॉजिटिव वैल्यू, हाँ तब भी कर सकते हो। y ओनली हैव पॉजिटिव वैल्यू, y ओनली हैव पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है, लेकिन वो जो वैल्यूज है ना, वो वैल्यूज फिर x इक्वल टू 0 पे कट नहीं होके थोड़ा सा ऊपर हो सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है, सुनना ध्यान से, मैं बताऊंगा उसके बारे में, होल्ड कर। आपको समझ में आया क्या? मान लो ये अभी x इक्वल टू 0 पे ना कट करके x इक्वल टू 2 पे कट कर रहा है, तो फिर ये ऐसे ऐसे जाएगा, लेकिन y की वैल्यू अब भी पॉजिटिव रहेगी हर केस में। ये भी पॉसिबल है। तो फिर मुझे x इक्वल टू 2 पे जो y की वैल्यू पे कटिंग हो रही है ना, उसके उससे कंपेयर करना पड़ेगा ऊपर नीचे क्या हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बताता हूँ, एक सेकंड होल्ड करना। x इक्वल टू 6 में भी प्लस 120 है। इसका मतलब तुम ध्यान से देखो, मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा रेड वाला ग्राफ। हर जगह पे ये सेटिस्फाई कर रहा है बॉस। हाँ यार, बात तो सही है बॉस। हर जगह पे देखो ये रेड वाला सेटिस्फाई कर रहा है। अरे यार कमाल, मजा आ गया बॉस। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी डिसाइड करने में कि आपका ग्राफ कैसा है। देखो ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स में एक अच्छा खासा वेटेज होता है ग्राफ वाले क्वेश्चंस का, जहां पे आपको इंटरप्रेट करना पड़ता है कि बेसिस द गिवन कंडीशंस दैट वर्ड प्रॉब्लम इज सेइंग आपके इक्वेशंस बने। अब इक्वेशन बनने के बाद आपका ग्राफ कैसा होगा ये आपको निकालना होता है। तो ये जो इससे पहले वाला जो आपने x² + bx + c के बारे में पढ़ा, और अभी जो आपने थर्ड डिग्री इक्वेशन के बारे में पढ़ा, जो मैं एक कॉन्सेप्ट ही ड्राइव करना चाहता हूं। वैसे थर्ड डिग्री इक्वेशन के क्वेश्चंस आना फिजिक्स में थोड़े से डिफिकल्ट है। Sir, I didn't understood how to check. Fine. Find out the values at these values. Find out the values of y at these values.
व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग, देखो सुनना ध्यान से, फिर से सुनना, कुछ बच्चों को समझ में आया, कुछ बच्चों को समझ नहीं आया, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप प्लीज, आप ना जब मैं पूछूं क्या आपको समझ में आया उस टाइम पे जवाब दीजिए। सब चारों केसेस हो गए, आपको क्यों समझ नहीं आया, आई एम नॉट एबल टू गेट इट। सुना ध्यान से, एक्स आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है कि आपका ग्राफ ब्लू वाला है या रेड वाला है। अब ध्यान से देखो, -2 और 3 के बीच में ब्लू वाला ग्राफ वाई एक्सिस में नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है और रेड वाला ग्राफ पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है। अब यही हो सकता है भाई, अगर -2 और 3 इसके रूट्स हैं तो ये 2 में x को कट करेगा और 3 में x को कट करेगा, बीच में कहीं और कट नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब मेरे पास इस ग्राफ को बनाने का एक ही तरीका है कि -2 से ऊपर की तरफ ले जाके 3 से फिर से पास कराऊं या नीचे से ले जाके 3 से पास कराऊं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? अभी कोई बच्चा बोलेगा सर इसको मैं 0 से क्यों नहीं पास कराऊं? अरे 0 से पास कराएगा तो इसका मतलब 0 भी रूट है भाई, पर 0 रूट कहां पे है? जब तूने y की वैल्यू 0 कर ली, चमका कि नहीं? जब तूने y की वैल्यू 0 कर ली तो तेरे को x की वैल्यू क्या आ रही है? 3 - 2 एंड +5। तो तेरे रूट्स तो 3 ही है ना भाई, ये क्यूबिक इक्वेशन है। चमका क्या? एक सेकेंड, चमका क्या? एक सेकेंड, आई एम आस्किंग ईच वन ऑफ यू। कुछ बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो ध्यान दें, फोकस्ड रहें, क्योंकि छोटी छोटी बातें हो रही है, पहले से सुनोगे नहीं तो समझ नहीं आएगा दोस्त, है ना? अब सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूं कि तुम्हारा टास्क क्या फाइंड करना, भैया मेरा रेड कलर वाला ग्राफ मेरा ग्राफ है या मेरा ब्लू कलर वाला ग्राफ मेरा ग्राफ है। तो मैंने आपको क्या बोला? मैंने बोला -2 और 3 के बीच में कोई भी एक पॉइंट निर्धारण कर लो, आपका मन जो पॉइंट आपको चाहिए आप ले लो, पॉइंट -2 और 3 के बीच में जो चाहिए आप ले लो। मैंने चूज किया 0, तो मैं y की वैल्यू x = 0 पे निकाल रहा हूं। तो जब मैं y की वैल्यू x = 0 पे निकाल रहा हूं तो मेरा y का वैल्यू आ रहा है +150। जब मेरा y का वैल्यू +150 आ रहा है, टेल मी व्हाट डू यू इंटरप्रेट आउट ऑफ दिस, कि x = 0 पे मेरा ग्राफ x एक्सिस के ऊपर रहेगा या x एक्सिस के नीचे रहेगा? x = 0 पे अगर y की वैल्यू +150 आ रही है तो ये बताओ मुझे, ये बताओ मुझे, सबसे पूछ रहा हूं मैं, किधर रहेगा? पॉजिटिव y ऊपर रहेगा। यस और नो? ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? हाँ सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लू वाला मेरा ग्राफ नहीं हो सकता बॉस, क्योंकि ब्लू वाला तो y के नीचे चला जा रहा है। यस और नो? यस और नो? क्लियर है? अच्छा, और ये वैल्यू कितने हो गए? ये वैल्यू कितना होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो? ये कितना आएगा? बोलिए, कितना आएगा ये? वेरी गुड, +150। वेरी गुड, ये वैल्यू आएगी +150। ये है 0,150, ये कोऑर्डिनेट आएगा इसका। सिमिलरली मैंने 3 और 5 के बीच में कोई भी एक पॉइंट चूज किया, मैंने 4 चूज किया, तो 4 पे मेरे को नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। तो देखो रेड कलर वाला ग्राफ ही नीचे जा रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा है, इसका मतलब मेरा आंसर रेड वाला ग्राफ है भाई। तो अगर कोई मुझे बोले कि इस ग्राफ को प्लॉट करो तो मैं रेड वाला ग्राफ प्लॉट करूंगा, मैं ब्लू वाला करूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरा बेसिक्स एकदम क्लियर है। क्या क्लैरिटी है? यस नो मे बी यू नीड टू आंसर नाउ। यस सर, करेक्ट है। बढ़ जाऊं आगे? चलो, तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी कि ग्राफ प्लॉटिंग में हमारा सेकंड डिग्री का ग्राफ, थर्ड डिग्री का ग्राफ में कैसे जाना है, ऊपर से आएंगे ऐसे या नीचे से जाएंगे ऐसे, ये हम समझे। ये बहुत बड़ी चीज है, मैं बता रहा हूँ, है ना? आपको ट्रोमेंडस हेल्प करेगा, आप देखना बाद में। ये सब चीजें सिर्फ याद रखना, भूलना मत बॉस, है ना? इट्स नॉट समथिंग, इट्स अ हॉबी क्लास, इट्स नॉट हॉबी क्लास। ये मैं वही एग्जांपल्स ले रहा हूँ जो आपको करने पड़ेंगे रियल टाइम फिजिक्स के प्रॉब्लम्स में। ये सब चैलेंजेस आती है, मैथमेटिकल चैलेंजेस, इसलिए मैं वो सब चीजें बता रहा हूँ आपको, ठीक है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? कि अभी तक सब कुछ क्लियर है? एवरीथिंग इज फाइन? यू ऑल आर विथ मी राइट? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, पक्का ना? बढ़ जाऊं आगे? अब सुनो ध्यान से, अब सुनना ध्यान से मैं जो बोल रहा हूं, देखो। ओके, सुनो अभी। तो ग्राफ कैसे होगा, ये सब कैसे होगा, ये हमने समझ लिया, ठीक है? अच्छा, अभी अभी सुनो, अभी ग्राफ के बाद, ठीक है, एलजेब्रा की ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। मैं क्विकली अगर सम अप करूं, मैंने एलजेब्रा में आपको क्या क्या बताया है। मैंने एलजेब्रा में आपको ये बताया है कि आपके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, ठीक है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल को सॉल्व करके आंसर्स कैसे, यूनिक वैल्यूज निकालने, मैंने ये आपको सिखाया है पहली बार, ठीक है? सब लोग इस बात का ध्यान दें।
तो जब मैंने सॉल्व करके अलग अलग मेथड से मैंने सॉल्व करके सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये सब मेथड से जब सॉल्व करके मैंने आपको उसके आंसर्स दिलाए थे वेरिएबल्स के, तो उसमें से एक कंडीशन ऐसा भी था जहां पे मुझे 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशंस मिले थे। उनको सॉल्व करने के मैंने आपको 2-3 एग्जांपल कराए थे, यू रिमेंबर? मैं एक एग्जांपल देता हूं ताकि मुझे फील आ जाए कि आपको समझ में आया है। सुने ध्यान से। क्या मैंने बोला था कि ऐसे इक्वेशंस आपको मिल सकते हैं, यू रिमेंबर? एंड व्हाट आर द अननोन्स हियर? अननोन्स आर t, a1 एंड a2। दीज आर द अननोन्स। अब सुने ध्यान से, मैं यहाँ पे कुछ सिखा रहा हूँ आपको। पहले इक्वेशन में क्या क्या अननोन्स है लिखी, करने का तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सबसे पहले इन सब सवालों को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि हर एक इक्वेशन में क्या क्या अननोन्स है एक बार साइड में लिख लें। फिर ध्यान से देखना, जो फैक्टर या जो वेरिएबल कॉमन है इक्वेशंस में, जैसे कि यहाँ पे कॉमन है, देखो टी टी, तो आप a1 यहां से निकालें इन टर्म्स ऑफ t और इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दें, और a2 आप निकालें फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, उसको उठा के यहाँ से पुट कर लें। तो आपको जो पूरी इक्वेशन मिलेगी वो t के टर्म्स में मिलेगी। सॉल्व कर लें, t की वैल्यू निकाल लें, फिर t की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल दें, a1 और a2 की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंगली निकाल लें। ये तरीका था, यू रिमेंबर इट? यू रिमेंबर इट? गुड। तो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स तक आपको मास्टरी होनी चाहिए, और मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस इसी कैटेगरी के गिरते हैं। सो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, you should be very comfortable in solving it, very comfortable, I'm telling you, क्योंकि पूरा न्यूटन लॉज में यही रहता है, very comfortable in solving it। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि ग्राफ कैसी होती है, और दूसरा आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किन पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट करता है। एक्स एक्सिस को कट करता है, इसकी आपको प्रॉपर समझ होनी चाहिए, एकदम 100%, एकदम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ठीक है? तो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स तक आपको सॉल्व करना आना चाहिए। 2 and 3 वेरिएबल्स जनरली यही काम आता है न्यूटन लॉज में, एक्सटेंसिवली काम आएगा, ठीक है? आपको समझ में भी आएगा, हाँ सर ने पढ़ाया था, देखो काम आ गया। और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो अपने दिमाग में एकदम सेट करो, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कौन सा मेथड? फॉर्मूला मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको एक आपके बोर्ड लेवल का एक इनपुट देता हूँ, आप समझो इस चीज को, क्या आपको ये बात समझ में आती है कि आपको पता कैसे चलेगा कौन सा मेथड से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के x के वैल्यूज निकालने हैं, मतलब रूट्स निकालने, मतलब जहां पे y की वैल्यू 0 हो रही है, कौन सा मेथड लगाएं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म करके, ये पता कैसे करें? आप क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या बोला? हमारे पास 2 मेथड है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, विच वन टू यूज? एंड डू नॉट टेल मी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बुआड़ा, ये नहीं है तरीका। There should be definitely some reason why you are choosing a method, why one method is better than the other. There should be a reason behind it. What is that reason? I'm asking all of you. जल्दी बोलो। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे या फैक्टराइजेशन, सॉरी, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जाएंगे? वेरी गुड, किसी बच्चे ने बहुत होनहार रिप्लाई किया है, देखो क्या रिप्लाई है। If splitting is possible, then factorization method. Formula because complex would also be there. Determined, डिटरमिनेंट, बहुत बढ़िया। डिटरमिनेंट का क्या?
if middle term won't split in correct manner, how would you decide that? How would you know that? That's where the question is. Type of root, टाइप ऑफ रूट बाद में पता चलता ना रे। अगर जब तू स्प्लिट कर रहा है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तभी तक थोड़ी ना पता चलेगा कि रूट्स इरेशनल है या रैशनल है। इफ डी इज ग्रेटर और स्मॉलर, नो 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 नो, यू आर ऑलमोस्ट क्लोज। जब डिटर्मिनेंट किसी ने बोला तो उसको वो ऑलमोस्ट क्लोज था, लेकिन वो फिर बाहर चला गया, इधर उधर भाग रहा है। अगर तुम्हारा डिटर्मिनेंट, सुनना ध्यान से, डिटर्मिनेंट नहीं, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, सॉरी डिटर्मिनेंट बोल रहा हूं। Determinant also you will study, many of you who will be taking maths, they will study in standard 11 matrices and determinants. तो डिस्क्रिमिनेंट को चेक करना है आपको। अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पॉसिबल है। मार्क व्हाट आई एम सेइंग। अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हुआ, मतलब डिस्क्रिमिनेंट के अंदर का टर्म डी जो है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है बॉस, तभी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। बिकॉज हमारा ब्रेन इरेशनल नंबर के साथ उतना इजीली डील नहीं कर सकता। हम निकाल नहीं सकते कि इरेशनल नंबर की क्या मल्टीप्लिकेशन में क्या मिलेगी मुझे। समझ में आ रही है बात आपको मैं क्या बोल रहा हूं? अगर डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, तभी हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकते हैं। प्लीज मार्क इट इन योर कॉपी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इट्स अ स्टैंडर्ड 10th लेवल इनपुट। आपको समझ में आना चाहिए ये बात। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इफ डी इज ग्रेटर और स्मॉलर नहीं, इफ डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, देखिए एक बात तो सही है कि डी को पॉजिटिव होना पड़ेगा बॉस। एक बात तो तय है कि डी को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो डी पॉजिटिव होगा, सुने ध्यान से, आपको बता रहा हूं मैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर डी को तो पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव होने के बाद नेगेटिव हुआ तो फिर तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स रूट आ जाएगा, फिर तो इसका सॉल्यूशन हमें फिजिक्स के में उसका कोई मतलब नहीं होता, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में भी दो चीजें, कि क्या वो जीरो है, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है, तीन चीजें सॉरी, या फिर इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, एनपीएस, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर डी की वैल्यू जीरो या परफेक्ट स्क्वायर है, तभी आपकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो सकती है बॉस। अगर डी की वैल्यू नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो आप टाइम बर्बाद करोगे वहां पे, आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कभी आंसर नहीं मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सर इन बोर्ड वी गेट बाय विच मेथड वी शुड सॉल्व। तो ठीक है यार, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से ऐसा नहीं होता है। आपको रूट्स निकालने के लिए कोई मेथड से, वर्ड प्रॉब्लम दे दिया थोड़ा ना जो बोलेगा इसमें डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाओ या क्या बोलते हैं उसे, फॉर्मूला मेथड लगाओ। अगर वर्ड प्रॉब्लम दे दिया तो, अरे वर्ड प्रॉब्लम दे दिया तो तने समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वर्ड प्रॉब्लम दे दिया थोड़ी ना लिखेगा वहां पे यू डिस्क्रिमिनेंट मेथड फॉर फाइंडिंग आउट द रूट्स, उतना लिखेगा क्या? नहीं ना। हाँ चमका क्या? क्या मेरी बात समझ में आई है? तो डी की वैल्यू पॉजिटिव, सुने ध्यान से, डी की वैल्यू पॉजिटिव ही होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन डी की वैल्यू पॉजिटिव के बाद अगर वो जीरो और परफेक्ट स्क्वायर है, तभी हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम वो वैल्यूज निकाल पाएंगे मेंटली करके, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके। अगर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है, फिर इरेशनल रूट आ जाता, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू फाइंड आउट मैनुअली, मतलब दिमाग से ही करके, प्लस माइनस करके नहीं होता है जनरली। सो ये चीज याद रखें, ठीक है, कि बिना किस पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे कट करता है ये चीज, और ग्राफ कैसे दिखती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा दिखता है हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन होता है, राइट। अब उसमें भी एक दो फंडा है, सुनो ध्यान से, इंपॉर्टेंट। सपोज मैं आपको बोलूं प्लॉट, एग्जांपल नहीं, सपोज मैं आपको बोलता हूं प्लॉट 3x plus 4y equal to 5, 7x minus 5y is equal to 6, 11x plus 2y equal to 12. Suppose I want you to plot these three within 1 minute, खटाक से। कैसे करोगे तुम? इनको प्लॉट करना है, इनका ग्राफ कैसे होगा ये पता करना है। 1 मिनट के अंदर तीनों ग्राफ बनाने, कैसे बनाओगे तुम? 1 मिनट सोचो। सेशन बहुत यूजफुल है, मैं बता रहा हूँ, ट्रिमेंडसली यूजफुल। ग्राफ में तो आपको दिखेगा एकदम खट 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 आते हुए।
आप जो मेथड कर रहे हो मैं जानता हूं आप क्या कर रहे हो, आप सबका ट्रूथ टेबल बना रहे हो ना। ट्रूथ टेबल मतलब x की एक वैल्यू, y की क्या वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, कम से कम 3 वैल्यूज चाहिए, फिर ग्राफ प्लॉट करोगे। यस और नो? यस और नो? ये कर रहे हो क्या? ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, इसलिए तो सिखा रहा हूं मैं। तो सुनो ध्यान से मैं क्या सिखा रहा हूं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिबर्टी लूंगा, वैसे मैं कोऑर्डिनेट के साथ डील करूंगा आपके साथ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिबर्टी लूंगा। याद है आपने जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा था, उसमें एक फॉर्म था, वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन वाज, one of the forms of equation of line was, if you remember, x by a plus y by b is equal to 1. This was known as the intercept form of equation of straight line. था या नहीं है? intercept form of equation of straight line, you remember? ऐसा कुछ किया है स्टेट बोर्ड वाले, सीबीएसई, आईसीएसई? आईसीएसई ने तो पक्का किया है मुझे याद है, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड वाले बोले नो सर, नो सर। आईसीएसई वाले कोई यहाँ पे भी प्रेजेंट है? फाउंडेशन में किया है, तना है, वेरी गुड। और कोई, और कोई आईसीएसई वाला यहाँ पे प्रेजेंट है? आज कोई नहीं है आईसीएसई वाला? नो सर। हाँ, यस सर। तो आईसीएसई वाले ने नहीं किया है ये? मेरे हिसाब से तो करना चाहिए है शायद। ठीक है कोई बात नहीं, चलो छोड़ दो, छोड़ दो, भूल जाओ। सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी मैं जो क्या बोल रहा हूँ सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इस फॉर्म में भी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब है ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है, x के नीचे में जो भी कोऑर्डिनेट है विथ साइन, विथ साइन ये प्लस है, x के नीचे जो भी कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट है, जहां पे ये ग्राफ कट करेगा x और y एक्सिस को। तो x कोऑर्डिनेट जहां पे कट कर रहा है वो क्या है? a, 0, और y के नीचे जो कोऑर्डिनेट है दैट विल रिप्रेजेंट द y कोऑर्डिनेट जिस पे ये ग्राफ कट करेगा, मतलब y एक्सिस को जहां पे कट करेगा, y एक्सिस को जहां पे कट करेगा वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है प्लस b, दैट इज 0, b। सुने ध्यान से। तो अब अगर 2 पॉइंट मिल गया आपको, क्या लाइन मिल गया आपको? क्योंकि वन लाइन विल ओनली पास थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, यस और नो? अरे यार, क्या बेसिक ज्योमेट्री बताएंगे ना कि एक ही लाइन गुजर सकती है 2 पॉइंट्स के बीच से? अरे यस और नो? क्या मैं 1 स्टैंडर्ड में जाऊं? यस और नो? हाँ, अच्छा, ये बन गया आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, खत्म। अब सुनना आपका टास्क क्या रहा। अगर आप ये रियलाइज करते हो कि ये एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्म है, ये अगर आप सीख गए अभी जो मैंने बता दिया, आई थिंक यू यू हैव अंडरस्टूड इट। अब आप क्या करें, सिर्फ इन सभी इक्वेशन ऑफ लाइन को मेंटली इस फॉर्मेट में बदल लें, बस हो गया आपका काम। तो पहला लाइन क्या हो जाएगा देख, x डिवाइडेड बाई 3/5 प्लस y डिवाइडेड बाई सॉरी 5/3 प्लस y डिवाइडेड बाई 5/4, क्या इक्वल टू 1 के बराबर? चमका कि नहीं? तो ये वाला लाइन कैसा होगा पता है? ये देख, x की वैल्यू आएगी 5/3, y की वैल्यू आएगी 5/4 एंड दिस इज माय लाइन। ये खत्म, कोई ट्रूथ टेबल बनाने की जरूरत नहीं, दिस इज माय लाइन, ऐसा दिखेगा मेरा लाइन। अरे यार नहीं आया, आया कि नहीं बोलो? एम आई स्पीकिंग लैटिन और ग्रीक? आर यू ऑल विथ मी? मान लो किसी को ये इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं आता था, मैंने अभी इनपुट दिया क्या होता है इंटरसेप्ट फॉर्म, क्या आपको समझ में आ रहा? दिस इज सुपर कूल मेथड बॉस, कुछ बनाने की जरूरत नहीं, खट से आंसर आता। यस और नो? बहुत काम की चीज बता रहा हूं मैं, ये हो सकता है कि आपको बोर्ड्स में भी काम आ जाए। सर कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ पैरेलल टू एक्सिस? पैरेलल टू एक्सिस, व्हिच एक्सिस? व्हिच एक्सिस पैरेलल टू एक्सिस मतलब? किसका?
स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पैरेलल टू एक्स और वाई एक्सिस। आई डोंट अंडरस्टूड। अच्छा, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया तुम्हारा, so I will again ask that question, put it correctly। 7x minus 5y/6 इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा? x by 6/7, देख ओरली होगा x by 6/7 plus y by minus 6/5 is equal to 1। इसका इक्वेशन कैसा होगा? फील कर, इसको मैं रेड कलर से बना रहा हूं, फील करना। x की वैल्यू है सर 6/7, ओके 6/7 और 5/3 कौन बड़ा? 6/7 और 5/3 कौन बड़ा? 6/7 और 5/3 कौन बड़ा? 6/7 and 5/3 कौन बड़ा? 5/3 दिख रहा है, 1 से ज्यादा है, यस और नो? ये सब चीजें खटाखट खटाखट बोलनी आनी चाहिए। तो 5/3 बड़ा है तो 6/7 यहाँ पे कहीं पे होगा, ओके। और y का कोऑर्डिनेट है -6/5, -6/5 मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा। तो ये जो दूसरा लाइन है, दूसरा लाइन ऐसे जाएगा, खत्म। क्या क्लैरिटी है? ये देखो कितना फास्ट है। डोंट यू थिंक इट्स सुपर कूल? यस इट्स सुपर कूल। थर्ड वन देखो, थर्ड वन वाला क्या होगा? ओरली करो, ओरली करो। x डिवाइडेड बाई -12/11 प्लस y डिवाइडेड बाई 12/2 दैट इज +6 इज इक्वल टू 1। चलो इसको मैं एक अलग ब्लू कलर के लाइन से दिखा रहा हूँ, बोलो यार, सब लोग बोलेंगे। x की वैल्यू -12/11 समवेयर हियर, और y की वैल्यू है +6 समवेयर हियर। तो ये ग्राफ ऐसा जाएगा, देखो ये ग्राफ आ गया, एक लाइन में खटाखट खटाखट होता है। क्या क्लैरिटी है ये? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? सब लोग मेरे साथ हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? So now listen to me. There was some question from some of the guys. He was asking that, sir, can you give an example when the straight line is parallel to x or y axis? Straight line is parallel to x or y axis. उसके लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने में क्या दिक्कत है भाई तुमको? मुझे समझ नहीं आया। तुम्हारा सवाल क्या ये है क्या? ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। अगर कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हुआ, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? इसका इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट प्लस c। अगर मैं इस साइड में ड्रॉ करूं तो इसकी इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू सम कांस्टेंट माइनस c। c कैन बी एनी नंबर, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 1/4, 2/4, 9/5, 1.76, 1.34, इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी, प्लस 1000, कुछ भी। तो ग्राफ आपकी ऐसी होगी। अरे यार, यस और नो? और अगर मैं x की वैल्यू -c रखूं तो इट विल बी अ लाइन, इट विल बी अ पॉइंट व्हिच इज ऑन द नेगेटिव x एक्सिस, देन y कोऑर्डिनेट विल बी इनफाइनाइट। हाँ, अगर x कोऑर्डिनेट इनफाइनाइट है तो कॉरेस्पॉन्डिंगली y कोऑर्डिनेट भी इनफाइनाइट हो जाएगी। नहीं नहीं, x अगर इंफिनिटी है तो y की वैल्यू इंफिनिटी हो, ये जरूरी नहीं है। सुने ध्यान से, सॉरी माय मिस्टेक। मान लो मैंने इंफिनिटी पे एक लाइन ड्रॉ किया यहाँ पे, ये x इक्वल टू इंफिनिटी, पर y की वैल्यू इतनी है, तो y की वैल्यू इतनी है, तो y की वैल्यू ये कितना आएगा? y की वैल्यू इस लाइन पे y की वैल्यू 2 ही है, 2 इज नॉट इनफाइनाइट। अगर हम पैरेलल टू द y एक्सिस लेते हैं, then y coordinate will be infinite from intercept method। हाँ, intercept method इसमें नहीं एप्लीकेबल होगा भाई। intercept का मतलब क्या है? कि वो x और y एक्सिस को कहीं पे कट कर रहा है, तभी तो इंटरसेप्ट होगा भाई। अगर कट ही नहीं कर रहा है, सिर्फ x एक्सिस को कट कर रहा है, y एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट मेथड आपको लगाना ही नहीं है। Why the hell you want to use it? और करना भी चाहते हो तो कर लो, बट yes sir, I was asking the same। हाँ, then you will not use ना, then you will not use these methods ना। मतलब आप ये मेथड कब यूज करोगे? सुनो ध्यान से, ये मेथड, ये इंटरसेप्ट वाला मेथड कब काम आएगा? जब आपके a और b जो वैल्यूज हैं, ये कुछ टेंजिबल वैल्यूज हैं जो आप मेजर कर सकें। अगर ये सब इंफिनिटी जा रही है तो फिर आप नहीं करोगे ना। इंफिनिटी जा रही है तो क्या? x बाय इंफिनिटी, y बाय इंफिनिटी। x बाय इंफिनिटी इज 0, y बाय इंफिनिटी इज 0, हलवा। तो इस केस में ये इंटरप्रिटेशन का कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अगर आपके लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, तब वो इंटरसेप्ट मेथड हम लगाएंगे ही नहीं। क्यों लगाएंगे? क्या क्लैरिटी है ये? ठीक। अब आप क्या करो ना, प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, आप मैथ्स में घुस रहे हो। मैथ्स में मत घुसो, फिजिक्स का एंगल समझने की कोशिश करो। तो मेरा टास्क क्या होता है कि मुझे कभी भी कोई एक इक्वेशन है, इसका नेचर कैसा होगा, एक रिलेशनशिप आया, एक इक्वेशन आया, बहुत बार पूछ लेते हैं कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा इन दो वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप। तो अगर दो वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप लीनियर हो रहा है तो हमें समझ में आना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन होगा। अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो वो स्ट्रेट लाइन कैसा होगा? 4 ऑप्शन रहेंगे, ऐसे अलग अलग लाइन दे देंगे आप। तो अगर आपको इंटरसेप्ट मेथड समझ में आता है, खट से आप निकाल सकते हो, अरे ये ग्राफ यही वाला होगा, दूसरा वाला हो ही नहीं सकता इंटरसेप्ट मेथड के एप्लीकेशन से। क्या चमका है? यस और नो? या सब ऊपर से गया? बोलो हाँ या ना। सब लोग मेरे साथ हो? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? यार तुम लोग मेरे पास नहीं हो तो मेरे को थोड़ा सा रेस्पॉन्स कलेक्ट करना पड़ता है बॉस, अदरवाइज मैं खो जाऊंगा, है ना?
आई विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड वेदर यू हैव अंडरस्टैंडिंग और नॉट। क्या सब लोग मेरे साथ हो? थोड़ा बोलते चलो बस, और कुछ नहीं, ठीक है? गुड, चलो कोई बात नहीं। जर्नी विल बी स्मूथ बट यू नीड टू रिस्पॉन्ड, इफ यू विल नॉट देन इट विल बी डिफिकल्ट, राइट? आइए बढ़े आगे। ये हमने समझा कि स्ट्रेट लाइन के ग्राफ्स कैसे होंगे। जब लीनियर ग्राफ होगा तो वो ग्राफ कैसे होगा हम विद इन सेकेंड्स बता सकते हैं, नॉट बाय क्रिएटिंग द ट्रूथ टेबल जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। अब हमने इंटरसेप्ट मेथड को यूज किया और खटाक से आंसर लाए, ठीक है? दैट इज दिस स्मार्ट टेक्निक बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर कैलकुलेशंस बाय 1/10 ऑफ द टाइम। मतलब आप 10%, मतलब अगर आप पहले, मतलब समझ रहे हैं, 10 मिनट लगा देते अगर एक कैलकुलेशन को, अभी आप शायद 1 मिनट में कर लोगे। ऐसा होता है, ठीक है? समझे ध्यान से। ओके, नाउ अब ये जो ग्राफ है, एल्जेब्रा के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने आपको, लीनियर और क्वाड्रेटिक, यही सबसे ज्यादा हम यूज करेंगे, ये मैंने आपको बताया, ठीक है? इसके रूट्स निकालने का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस को कट करने का मतलब क्या है, ये सब हम लोगों ने समझा। ग्राफ कैसा होगा क्वाड्रेटिक का और लीनियर का, ये भी हम लोगों ने समझ लिया फिलहाल, ठीक है? इसके ऊपर कुछ बहुत अच्छे टेक्निक्स भी हमको समझ में आएंगे समय के साथ, जो मैं आपको बताऊंगा आफ्टर यू हैव लर्न्ड डिफरेंशिएशन, ठीक है? उसके बाद मैं इसको और एक अलग लेवल पे लेके चला जाऊंगा आपको, ताकि आप कोई भी ग्राफ हो ना, आप चुटकियों में बता सकते हो ग्राफ का नेचर कैसा होगा, कैसा दिखेगा ये एक्स और वाई एक्सिस, खड़ाक से एकदम, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब दिखेगा आपको, ठीक है? आइए, अब हम एल्जेब्रा का ये पोर्शन खत्म करने के बाद अब हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे हमारा एक और फेवरेट टॉपिक है जिसका नाम है मेंसुरेशन। सुना है आप लोगों ने, सबने किया है, कोई खास बात नहीं है, आपको आता भी है वो। तो मेंसुरेशन में मेरा क्या सिखाने का मकसद क्या होगा? देखो, मेंसुरेशन भी हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हमें फिजिक्स में बहुत बार एरिया अंडर द ग्राफ निकालने के लिए बोला जाता है। एरिया अंडर द ग्राफ क्या है, उसका फिजिकल मीनिंग क्या है, ये सब चीजें हमसे पूछी जाती हैं। तो जिसमें मेंसुरेशन का हमारे पास ट्रेमेंडस एप्लीकेशन होता है। जो भी स्टैंडर्ड ग्राफ हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं स्टैंडर्ड 10th लेवल में, उनका हमारे फिंगर टिप्स पे उनके फॉर्मूले हमें सब याद होने चाहिए। जब मैं एरियाज की बात करूं तो पेरीमीटर एरिया, अगर 2D फिगर्स की बात कर रहा हूं, 2D फिगर्स में साथ में मैं पॉलीगॉन की भी बात करूंगा। आपको क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि पॉलीगॉन में अगर मैं एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन बोल दूं तो वहां पे ज्योमेट्री लगाने के बाद एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन का एरिया कितना होगा, कैसे निकालेंगे, ये सबकी समझ होनी चाहिए। थोड़ा उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये जो सेक्शन है मेंसुरेशन का, ऐसा समझ लो आप कि जो फिजिक्स में मेंसुरेशन यूज करोगे आप, वहां पे प्योर प्ले मेंसुरेशन भी होगा, प्लस मेंसुरेशन ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन होंगे। इनफैक्ट पूरे फिजिक्स के कोर्स में ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, इनका एप्लीकेशन आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, बहुत ज्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकता हूं, ऐसा टॉपिक बहुत ही कम है जहां पे ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री इनका यूज नहीं हुआ है। बहुत, मतलब फिजिक्स के ऑलमोस्ट आप पकड़ लो 80% ऑफ द सिलेबस में आपको यही टेक्निक्स को मास्टरी करके आप सॉल्व करके आंसर लाओ। कॉन्सेप्ट तो फिजिक्स का रहेगा, लेकिन जब सॉल्व करने की बात आएगी तो इन्हीं टेक्निक्स को आप यूज करें। आइए बेसिक से शुरू कर लेते हैं थोड़ा सा। मैं वो स्क्वायर रेक्टेंगल इनकी बात नहीं करूंगा, सीधा सीधी मैं पूछूंगा ट्रेपीजियम का फॉर्मूला बोलो तो, एरिया का, ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला बोलो, ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला बोलो। सर वो 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में नहीं है। गुड, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, यस और नो? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है? तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है? स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है? अब देखिए, जैसे कि जब मैं बोलता हूँ कि मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन स्टैंड एलोन में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमें सब सारे एरियाज हमारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। मैं नाम लेता हूँ, आप अपने दिमाग से पूछो आपको आता है कि नहीं। जो आता होगा वो मैं नहीं बोलूंगा। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल। ट्राइंगल में मैं 2-3 बातें करूंगा। ट्राइंगल में एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालने के मेथड्स, अगर आपको बेस और हाइट दिया है तो हाफ बेस इंटू हाइट। अगर आपको तीनों साइड्स दिए हुए हैं तो आपको हीरोज फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, जो आपने स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा था। हीरोज फॉर्मूला याद है? 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। उससे सेमी पेरीमीटर निकालोगे, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और उसके बाद ट्राइंगल का एरिया आता है अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। याद आ रहा है आपको? हीरोज फॉर्मूला बोलते थे, सीबीएसई वाले, आपने स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर।
याद है आपको? यस सर। तो हीरोज फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इससे आप ट्राइंगल का एरिया निकालोगे, ठीक है। अच्छा, अब सुने ध्यान से, ट्रायंगल अगर, सुने ध्यान से, ट्रायंगल अगर इक्विलैटरल हो गया, मतलब सिमेट्रिकल ट्रायंगल इक्विलैटरल हो गया या आइसोसेलेस हो गया, तो उस केस में आप ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे? बहुत सारे मेथड्स होते हैं, हम इसी के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मान लो हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आ गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला आप सब रटे हुए हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है कि ये √3/4 a² होता है। मान लो मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा इसमें अकल लगाएं। ABC, ये सारे साइड्स जो हैं सेम है, मान लो ये साइड, सारे साइड्स की लेंथ L है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया जो है ये है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये आपको पता है, ये आपने रटा हुआ है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर का समझा देता हूँ, मैकेनिक्स क्या है, कैसे आया हुआ। आप क्या करते हो, आप A से एक परपेंडिकुलर खींचते हो BC के ऊपर। तो जब आप ये परपेंडिकुलर खींचते हो, ये BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जो आप प्रूफ कर सकते हो बाय यूजिंग कॉन्ग्रुएंसी। आप सबने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा है स्टैंडर्ड 9th में या 8th में? कॉन्ग्रुएंसी याद आ रहा है? कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा है आपने? तो आप जब A से BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचोगे, लेट इट बी D, it will divide BC into 2 equal parts. So when you divide BC into 2 equal parts, we know that this length will be equal to L/2. अगर ये लेंथ L/2 है, ठीक है, सुनेंगे ध्यान से, ये लेंथ L/2 है। अब आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो ट्रायंगल ADC में पाइथागोरस लगा लो। सुने ध्यान से, ये सब चीजें आपको बहुत काम में आएंगी। ट्रायंगल ADC में पाइथागोरस लगा लो। पाइथागोरस लगा के, सुने ध्यान से, पाइथागोरस लगा के आप L² = L/2 होल स्क्वायर प्लस AD² कर लो, उससे AD की वैल्यू निकाल लो। फिर आप हाफ बेस इंटू हाइट कर दो, आपको यही फॉर्मूला मिलेगा। समझ नहीं आया? आप ट्रायंगल ADC में पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस लगाओगे तो आपको AD² की वैल्यू क्या मिलेगी? AD² की वैल्यू मिलेगी L² - L²/4। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Which will be 4L² - L², that is equal to 3L²/4। yes or no? ये कितनी आएगी? दिस विल बी AD²। yes or no? इससे AD की वैल्यू कितनी आई? इससे AD की वैल्यू आई √3/2L। yes or no? AD की वैल्यू एक बार आ गई तो आपको बेस पता है, हाइट पता है, तो आप ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट के बेसिक फॉर्मूला से जाओगे। बेस की वैल्यू है L और हाइट की वैल्यू है √3/2L। अगर आप देखोगे इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट वही आता है जो आपने रटा हुआ था। यस और नो? बट ये फॉर्मूला मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जनरल मेथड पता चले एंड यू आर नॉट वेरी मच रेस्ट्रिक्टेड टू द फॉर्मूला, ठीक है? क्योंकि हर बार आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल मिले ये जरूरी नहीं। ट्रायंगल का कोई भी नेचर हो सकता है, कोई भी साइड दिया हो सकता है, तो आपकी अकल चलनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, इसको करने का एक और तरीका क्या होता है, सुनिए ध्यान से। इसको करने का एक और तरीका होता है ट्रिग्नोमेट्री। ये हमने प्योर प्ले ज्योमेट्री से किया। अब दूसरा इसको करने का मेथड होता है ट्रिग्नोमेट्री यूज करना। ट्रिग्नोमेट्री अगर आप यूज करोगे, देखो आपको कितना बढ़िया लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, आप बोलोगे वाह क्या बात है। तो जब आप ट्रिगो यूज करोगे तो आप ट्रायंगल ADC को ध्यान से देखो या ट्रायंगल ABD को ध्यान से देखो। ट्रायंगल ABD अगर आप देखोगे, आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होने के कारण इसकी एंगल 60 डिग्री है। तो अगर आप ट्रायंगल ABD में, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, फील करना, ट्रायंगल ABD में ये सब चीजें ट्रिग्नोमेट्री में हाइट्स एंड डिस्टेंस जिस बच्चे ने अच्छे से किया है, फील के साथ समझ के किया है और जिसको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज है, उसके लिए कंपटीशन इज वेरी वेरी 30 60 90 फॉर्मूला वेरी गुड, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो, ये आया आपका 60 डिग्री। तो आप यहाँ पे देखो, लॉजिकली सोचना, ये लेंथ L है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे AD निकालना है। AD निकालने के लिए मैं क्या फॉर्मूला लगाऊं? sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री आ जाएगा परपेंडिकुलर विच इज AD अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज L। ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है भाई। हम राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री में ही डील किए हैं स्टैंडर्ड 10th में। क्या आपने ये रियलाइज किया है कभी भी? आपने स्टैंडर्ड 10th में जितना भी ट्रिग्नोमेट्री किया है, सारा ट्रिग्नोमेट्री आपने राइट एंगल ट्रायंगल की ट्रिग्नोमेट्री की है? यस और नो? आपने एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, इनकी ट्रिग्नोमेट्री नहीं की है, आपने सारे राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्री की है। अब जब आप 11th में जाओगे तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीजें बताई जाएंगी, जहां पे किसी भी जनरल ट्रायंगल की ट्रिग्नोमेट्री के साथ आपको खिलाया जाएगा। वो चीजें मैं ही बताऊंगा आपको, चिंता ना करें आप, लेकिन फिलहाल बेसिक बात है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं sin 60 डिग्री करूंगा तो AD/L आएगा क्या बेटा? हाँ सर आएगा। तो AD की वैल्यू कितनी आएगी बोलो? AD की वैल्यू आएगी L sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। ओ हो, तो AD की वैल्यू आ गई √3/2। अच्छा, पाइथागोरस से भी यही आया था, इससे भी यही आया। अच्छा बेटा, अब फिर हाफ बेस इंटू हाइट कर दो, आंसर आ गया। क्या खास बात है बोलो? यस और नो? तो आंसर आ गया, हाफ बेस इंटू हाइट करोगे वही √3/4 L² आ गया। तो इसको करने के आपने दो मेथड देखे, एक देखा बेसिक ज्योमेट्री से, दूसरा आपने देखा ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन से।
फिजिक्स में मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, इनको ऐसा सेपरेट नहीं कर सकते आप, दे आर इंटरट्वाइंड। और क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपको ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री एंड मेंसुरेशन या मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री का एप्लीकेशन आपको मिलेगा और आपको वो करना आना चाहिए। समझ में आया? तो ज्योमेट्री में, अभी मैं ज्योमेट्री में भी बात करूंगा, कुछ आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। क्या आपको मेंसुरेशन में ये चीज समझ में आई? सुनो ध्यान से। अब क्या करना है आपको, हमने स्क्वायर पढ़ लिया, रेक्टेंगल पढ़ लिया, हमने ट्रायंगल पढ़ लिया। ट्रायंगल के एरिया निकालने के तरीके मैंने बता दिए। अगर बेस और हाइट पता है तो हाफ बेस इनटू हाइट। अगर तीनों साइड्स पता है और साइड्स अलग अलग लेंथ के हैं तो हीरोज फॉर्मूला यूज करेंगे, 2s = a + b + c। s की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर अंडर रूट ऑफ s × s - a × s - b × s - c करेंगे। दैट विल गिव अस व्हाट? दैट विल गिव अस द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये तरीका है, राइट? दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। गुड गुड, बढ़िया। इसके बाद क्या? इसके बाद ट्रेपेजियम आएगा। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, राइट? ये सब स्टैंडर्ड फिगर्स हम पढ़ते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके बाद आ जाएगा वॉल्यूम्स, मेंसुरेशन। तो जब वॉल्यूम्स की बात होगी, सुने ध्यान से, तो ये देखो, ये क्या बोलते हैं, 2D फिगर्स का आपको क्लैरिटी है। सर्कल भी बाय द वे 2D फिगर में आता है, यस और नो? सर्कल भी 2D फिगर में आता है, हाँ या ना? 2D फिगर पढ़े हो ना? 2D फिगर की अगर मैं मेंसुरेशन करूं तो सर्कल भी 2D फिगर में ही आता है, राइट? तो सर्कल में क्या क्वेश्चंस बनेंगे? सर्कल में सुनो, सर्कल में क्वेश्चंस क्या बनेंगे? सबसे पहले सर्कल का एरिया, बहुत ही घटिया, फालतू, कितना है बोलो? πr²। क्या पूछा सर आपने? पेरीमीटर बोलो, कोई बड़ी बात नहीं है, 2πr। अब बड़ी बात क्या है, ये तुम्हें आना चाहिए। टेल मी वेदर यू नो दिस और नॉट। इफ यू नो दिस, गुड। इफ यू डू नॉट नो दिस, वेरी वेरी बैड। सपोज मैं बोलूं, सुनना होना रो, मुझे चाहिए इसका एरिया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? देयर इज अ नेम फॉर इट। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? सेक्टर। वेरी गुड। एरिया ऑफ द सेक्टर क्या है बोलो? एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला बोलो, क्या बोलते हैं इसको? एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या है बोलो? अगर मैं एरिया ऑफ द सेक्टर निकालने के लिए बोलूं, एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? हाँ, वेरी गुड। क्या? सेंट्रल एंगल अपॉन 360 डिग्री इंटू πr²। ठीक। अच्छा, अगर मैं तुमसे ये पूछूं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क, क्या बोलोगे तुम? लेंथ ऑफ द आर्क, ये सब बहुत काम आता है, बहुत ज्यादा। जल्दी बोलो, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क। ये आर्क का लेंथ चाहिए, लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला आता है θ/360 डिग्री इंटू 2πr। याद आ रहा है? 2πr, 2πr टोटल सर्कमफेरेंस है। तो θ/360 इंटू 2πr कर देंगे तो मुझे लेंथ ऑफ द आर्क मिल जाएगा। यस और नो? यस और नो? अच्छा, अब सुनो, अब अगर मैं तुमको बोलूं, बेटा जी आप मुझे इसका एरिया बता दे, हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ द सेगमेंट, याद है? एरिया ऑफ सेगमेंट कितना होगा बोलो तो? ये वाला जो मैंने यहाँ पे फिर से हाईलाइट किया, ये वाला एरिया मुझे चाहिए। ये वाला एरिया कैसे निकालूं? जल्दी बोलो, ये वाला एरिया कैसे निकालूं? ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत काम आती है। जल्दी बोलो, एरिया ऑफ द सेगमेंट कैसे निकालूं? एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो इट विल बी θ/360 डिग्री इंटू πr²। में से एरिया ऑफ द ट्रायंगल हटाना है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है? ये कौन सा ट्रायंगल है? कौन सा ट्रायंगल है ये? इक्विलैटरल। आइसोसेलेस नहीं है, इक्विलैटरल है। भूल गया? 60 डिग्री। अरे बेटा 120 फिर आधे आधे में डिवाइड होगा, इक्विलैटरल है ये। तो इक्विलैटरल है तो इसका एरिया आ जाएगा √3/4 इंटू r²। खत्म, एरिया ऑफ द सेगमेंट आ गया। यस और नो? यस और नो? अब ये एंगल कितना भी आप ब्रेक करो, क्या दिक्कत है? कोई भी एंगल रहे सेंटर पे,
हमें यही सब बेसिक रूल अप्लाई करना है और आंसर लाना। बट कॉन्सेप्ट में दिक्कत कब आती है, जब ये जो एंगल है ये 60 डिग्री छोड़ के कुछ और हो जाता है। तो 60 डिग्री छोड़ के कुछ और हो जाएगा तो घबराने की बात नहीं है, हम उसको भी ला सकते हैं। कैसे लाएंगे, आइए। टाइम हो गया है क्या, बच्चे भाग रहे हैं, 5:03 हो गया, चलो कोई नहीं, मैं आज का सेशन यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप यू फाउंड द सेशन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और आपको जो जो अच्छी अच्छी बातें पता चली उन्हें नोट करते चलें। आज का किलर थिंग क्या रहा कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे विद इन नो टाइम आप क्रिएट कर सकते हो। खटाक से आपके फ्रेंड्स ट्रूथ टेबल बनाओगे, आप सीधा इक्वेशन ऑफ किससे, इंटरसेप्ट फॉर्म से सॉल्व करोगे, खटाक से आंसर लाओगे। कैसे बनेगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यस और नो। ग्राफ जो क्वाड्रेटिक ग्राफ है x² + bx + c, वो ग्राफ कैसा होगा, क्यूबिक ग्राफ कैसा होगा, ये सिर्फ आपको पता है। समझ में आ रहा है? सो ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है मैंने आपको। फिर अभी सोचना इसके ऊपर, अगर ये एंगल 60 डिग्री छोड़ के कुछ अलग होता, सपोज ये एंगल आ जाता 90 डिग्री, तो क्या करते थे? तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे निकालते? ट्रिग्नोमेट्री से 90 डिग्री होने से सीधा सीधा आपको दिख रहा है हाफ बेस इंटू हाइट ना। 90 डिग्री में हाफ इंटू r² हो जाता ना। अरे यार, अगर 90 डिग्री है दो रेडियस के बीच का एंगल, तो क्या ये ट्रायंगल को ऐसे देखोगे तो हाफ बेस इंटू हाइट ही है ना। एक बेस, ये जो हाइट है ये भी रेडियस है, और ये जो बेस है ये वाला ये भी रेडियस है, तो हाफ इंटू r² हो जाता ना ट्रायंगल का एरिया। चमका नहीं, चमका नहीं तुम्हें, चमका ना। अच्छा 90 डिग्री छोड़ के, 90 डिग्री छोड़ के मान ले मैं देता 45 डिग्री, अब आपको ट्रिग्नोमेट्री करना पड़ता है, मैं अभी वो सिखाऊंगा, ठीक है। या फिर मान लो कुछ ऐसा एंगल आता, आपको बताऊंगा मैं वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड कट इनटू टू एंड अप्लाई, यस 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 यू नीड टू डू दिस। तो ये सब चीजें सुनो ध्यान से, आज ये सब चीजें मैंने पढ़ी ना, मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की है, इसको फील करें कि मेंसुरेशन को स्टैंड एलोन ना देखें, ज्योमेट्री को स्टैंड एलोन ना देखें, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री इनको साथ लेके चलने की कोशिश करें। द मोर यू मैरी दीज थ्री subjects together and more you are comfortable with these, the more you will be comfortable in solving the numerical part of physics problems। क्योंकि आपको मैं बता रहा हूं 90% से ज्यादा फिजिक्स प्रॉब्लम में ये सब चीजें करने का बार 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 मौका मिलेगा। अगर आपका दिमाग उस तरीके से डेवलप नहीं है तो आप कैलकुलेशंस में ही मैक्सिमम टाइम स्पेंड करने वाले हैं, सो दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा आपके स्कोर्स उतने ट्रेमेंडसली हाई जाएंगे। कैलकुलेशन में टाइम जा रहा है, आपके स्कोर्स नहीं आएंगे, ठीक। आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट एंड यू ऑल आर कन्विंस्ड दैट यस व्हाटएवर वी आर डूइंग वी आर इन द राइट पाथ। क्या क्लैरिटी है ये? चलिए आज का सेशन में यहीं पे एंड करता हूं। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम, हैप्पी बोर्ड्स, हैप्पी लर्निंग, बाय।